हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज्योति। मैंने रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने बताया था कि एनसीईआरटी बुक से कैसे डिस्क्रिप्टिव 2 की प्रिपरेशन करनी है फॉर ईएमआरएस एंड केवीएस, ठीक है, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। तो एक कॉमन वीडियो था जो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है। और उस वीडियो में बहुत सारे मेरे को कमेंट्स मिले। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि कमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, डाउट जो कॉमन होते हैं। और मुझे ये लगता है कि चैट में या फिर मैं वहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट करूँ तो मैं अपनी बात पूरी अच्छी तरीके से समझा नहीं पाऊंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो जितने भी डाउट्स थे कॉमन उन सबको मैंने लिख लिया है और एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, ठीक है। ठीक है। बाकी मैं जो हूँ पर्सनली पीजीटी कॉमर्स की हूँ। ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं पीजीटी कॉमर्स से प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं अपने चैनल पे अपनी स्ट्रैटेजीज जो मैं अपने सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रही हूँ, अपने सब्जेक्ट के जो भी नोट्स मैं रीड करती हूँ, जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आंसर राइटिंग का फॉर्मेट क्या रहता है, वो सब मैं टाइम टू टाइम पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे सब्जेक्ट के हैं तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी में कवर नहीं है तो क्या करें। देखो, पहली बात तो एनसीईआरटी हमें कवर करनी है, ये बात आपको इसका मतलब समझ में आ गई। अगर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न के या तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपने हाल फिलहाल ही अपनी पीजी या ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो आपको याद रहेगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली कौन सी ईयर की बुक में हमारे पास वो टॉपिक था। अदरवाइज नहीं भी है तो आप क्या कीजिए, आप उसको गूगल कर लो उस टॉपिक को, और उस टॉपिक से रिलेटेड ना आपको, जैसे कि अगर वो पीजी या ग्रेजुएशन का होगा तो आपको इग्नू के या अदर जो जैसे फिजिक्स वाला हो गया, तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ आपको उसकी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा आप परेशान ना हो, आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है, और वहाँ से अपना प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि मेनली जो है ना वो फोकस किया जाएगा 11-12 पे। आप देखना कि जब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे ना, वो क्वेश्चंस आपके 11-12 से ही पूछे जाएंगे। आई थिंक आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट ये था कि ओल्ड एनसीईआरटी यूज करनी है या न्यू, ठीक है। जो हमारी एनसीईआरटी है वो रिसेंटली अपडेट हुई हैं। जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें काफ़ी सारा जो सिलेबस है वो डिडक्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको पुरानी वाली आप पढ़ो, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। और न्यू वाली में हमारे पास कंटेंट थोड़ा सा कम ही हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो बेटर है कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ के चले, ठीक है, क्योंकि जो नए में है वो पुरानी में ऑलरेडी कवर है। तो बेटर है कि फॉर अ सेफर साइड हम पुरानी वाली एनसीईआरटी को फॉलो करें। और एनसीईआरटी करनी कहाँ से, देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगी परचेज मत करो। सबसे पहले अपना सिलेबस उठाओ, सिलेबस को पूरा देखो, और फिर एक एनसीईआरटी की ना ऐप आती है, प्ले स्टोर में मिल जाएगी वो। हो पाया तो मैं कहीं यहाँ पे स्क्रीन पे उसका लोगो लगा दूंगी। और उस एनसीईआरटी की जो ऐप है उसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। अप टू 12th आपको हर सब्जेक्ट की जो भी अवेलेबल लैंग्वेजेस होती हैं, सब लैंग्वेजेस में आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कंसर्न है या जिस भी क्लास के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट्स में टीजीटी पीजीटी दोनों का सेम सिलेबस है, कोई मतलब जरा सा भी चेंज नहीं है, ठीक है। इवन ईएमआरएस और केवीएस के सिलेबस में भी चेंज नहीं है, मतलब सिमिलर सब्जेक्ट देके। कुछ सब्जेक्ट में ऐसा है, मुझे सबका आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले सिलेबस अपना अपने सामने रखिए और उसके बाद मैच करो। फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक पर्टिकुलर इस क्लास की बुक्स में आपका सिलेबस कवर हो गया है और आपको ऐप से या फ़ोन पे वो पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है, या आपको हैबिट है अंडरलाइन करना या हाईलाइट करने की, तो फिर आप वो कंसर्न बुक परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। पर पहले मैं एडवाइस करूंगी, पहले आप अपना उस ऐप से एक आइडिया ले लें। सारी बल्क में बुक्स लेने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो ये ओल्ड न्यू वाला क्वेश्चन मेरी साइड से हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी और इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्योंकि सिलेबस उसमें पूरा नहीं है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कंटेंट या जो सिलेबस आपका दिया हुआ है वो सिलेबस ऐसा है जो आपको ग्रेजुएशन पीजी तक जो पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पेसिफिक आप करते हो ना, जैसे एमए इन हिंदी या इंग्लिश इन हिंदी, सॉरी एमए इन इंग्लिश, तो उस तरीके से जो वहाँ पे जो आपका सिलेबस बना हुआ है ना, वहाँ से बहुत सारे टॉपिक लिए गए हैं, प्रॉपर लिटरेचर के भारी भरकम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ग्रामर का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में आएगा नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैक्सिमम आपका लिटरेचर पूछा जाएगा। क्योंकि मेरी एक नोन है जो कि इसके लिए टीयर 2 के लिए डिस्क्रिप्टिव के प्रिपरेशन कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उनका क्लियर नहीं हुआ ईएमआरएस में। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो उनके जो टॉपिक्स हैं
वो एनसीईआरटी या फिर जो स्कूल लेवल तक बुक्स हैं उनमें नहीं मिलेंगे। कुछ एक टॉपिक्स मिल रहे हैं, ज़्यादातर उनको ग्रेजुएशन और पीजी तक की बुक्स खंगालनी पड़ रही हैं। तो आप एक बार वहाँ से अपना जो बुक्स वगैरह वहाँ से उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करिए, या जो रेफरेंस बुक है वहाँ से आप पढ़ने की उसको ट्राई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आंसर राइटिंग जो है डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्टिव की क्या उसको हम हिंदी में कर सकते हैं। देखो, वो आपने जो भी लैंग्वेज चूज करी होगी वो आप उसमें कर सकते हो। ऐसा उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा कि आपने हिंदी का बोल के इंग्लिश में कर रहे हो, इंग्लिश का बोल के हिंदी में कर रहे हो। सबसे मेन जो चीज़ है वो होनी चाहिए कि आपकी आंसर राइटिंग दमदार होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप हिंदी में भी कर रहे हो तो आपकी लैंग्वेज बिल्कुल, ये कहते हैं ना, शुद्ध हिंदी, अप्रोप्रिएट है। ऐसे नहीं जैसा हम अभी बात कर रहे हैं ये वाली हिंदी नहीं चलेगी, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। सॉलिड वर्ड्स, जो भी आपके सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें जो प्योर वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं हिंदी में, उसका वैसे ही यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ जहाँ थोड़ा सा फर्क आ सकता है वो ये आ सकता है कि एक्चुअली हर जगह अब इंग्लिश को, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, हर जगह इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है। तो अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत हिंदी में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, आपने लैंग्वेज भी प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है, वर्ड्स भी बिल्कुल जो कॉमन लैंग्वेज के होते हैं डे टू डे लाइफ के उस टाइप में यूज़ करे हैं, तो फिर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी, तो आपको उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, या शॉर्ट में बोले जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, उनके लिए हम एनसीईआरटी कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, उसके लिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि एनसीईआरटी बेसिकली बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ होती है, तो वो डायरेक्टली जो कनेक्ट की जाएगी वो यूज़ होगी टीचिंग पोस्ट के लिए। तो अगर आप नॉन टीचिंग पोस्ट से हैं तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस निकालो। ये मैं सबको बोल रही हूँ, सिलेबस निकालो, प्रिंट करवा लो या लिख लो, उसको फ़ोन में डाउनलोड करके लिख लो। ये आपके पास होना ही होना चाहिए, ये मस्ट है। आप अपने पहले मैं कह रही हूँ 2-3 दिन लगा लो इस चीज़ में, अपना सिलेबस देखो पूरा, उसको रीड करो अच्छे से, फिर देखो कि आपको कहाँ कहाँ वो टॉपिक्स मिल सकते हैं। टीचिंग पोस्ट है तो एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में है तो फिर आपको कौन कौन सी क्लासेस के प्रॉपर उसमें मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपने साइंस कर रहे हो, टीजीटी साइंस, तो टीजीटी साइंस में अब आप देखो 6 to 10 तक की बुक्स देख लो। हो सकता है आपका जो टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है वो बेसिकली 10th to 12th की बुक्स में मिल जाए, 6 to 8 तक आपको पढ़ना ही ना पड़े। तो ये आपको होमवर्क आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन टीचिंग की अगर बात करूँ तो आपका सिलेबस थोड़ा अलग है, इसमें कुछ एक्ट्स वगैरह पूछे हुए हैं। लैब अटेंडेंट का फिर भी कुछ टॉपिक्स में भी मिल सकते हैं आपके एनसीईआरटी में, बट जो हॉस्टल वार्डन हो गई या जो बाकी के जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है उसके लिए आपको अपना पूरा सिलेबस देखो, उसमें कुछ एक्ट वगैरह अगर दिए हैं, कुछ पर्टिकुलर लॉ अगर पूछा हुआ है, तो वो फिर देखो आपको पर्टिकुलरली गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप पर्टिकुलर जो भी आपका टॉपिक है, सपोज कोई लॉ पूछा हुआ है, ठीक है, तो या फिर बच्चों के रिगार्डिंग कोई लॉ आ गया, तो उस लॉ को आप सर्च करो गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ना बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी जहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ वहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको बैंकर्स अड्डा पे मिल सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने एक का सिलेबस चेक किया था और मैंने खुद ट्राई किया था कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई फेक बातें नहीं बोलती, जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन होती है मैं वही जेन्युइन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक तो कोई एक्ट था जो मैंने सर्च किया, तो उस पर इग्नू का आ गया था, फिजिक्स वाला भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स वाला का मैं ये नहीं कह सकती वो पेड मिलेगा या फ्री मिलेगा। बैंकर्स अड्डा एक साइट है, वहाँ पे भी पीडीएफ अवेलेबल थी। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए, और जो आपको सबसे जो भी फ्री है 2-3 पीडीएफ डाउनलोड कर लो, जिस भी वेबसाइट की आपको लैंग्वेज ईजी लग रही है कि ये सही कंटेंट दिया हुआ है, लैंग्वेज मुझे समझ में भी आ रही है, उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। मल्टीपल सोर्सेज पे मत जाओ, जितना आपके पास अवेलेबल है कंटेंट उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये काम कर लो। प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, यकीन मानिए ये प्रॉब्लम सबके साथ ही है। फिर फिलहाल जो हमारा सिलेबस जिस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, एक तो पहली बार ये सब हो रहा है, तो सब मतलब कन्फ्यूजन में है, तो ऐसा प्रेशर में मत आओ कि आपको ही नहीं पता है, लेकिन डिले मत करो। अगर आप इस प्रेशर में डिले करते जा रहे हो कि नहीं रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, देखो तब भी यही हालत होनी है। तो बेटर है रिजल्ट आने से पहले अपना ये होमवर्क कर लो आप और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक आया था क्वेरी कि पीआरटी में हम कौन सी क्लास तक की एनसीईआरटीज को पढ़े। देखो अगेन वही बोलूंगी मैं आपको बात कि पहले अपना सिलेबस उठाओ, कौन सा सब्जेक्ट, आई थिंक पीआरटी तक शायद सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ाने रहते होंगे जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी में भी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ इस चीज़ में, वो आपको ज़्यादा पता होगा बेटर। तो आप अपना सिलेबस उठाओ और सिलेबस में फिर मैंने जो आपको ऐप बताई है एनसीईआरटी वाली, उस ऐप में
एक एक टॉपिक को चेक करो कि मेरा टॉपिक कौन कौन सी क्लास में मुझे कहाँ मिल रहा है, और फिर एनसीईआरटीज़ को पढ़ो। पहले एनसीईआरटी कवर करो, उसके बाद अगर टाइम बचता है ना आपका, तो आप जो आपके प्राइवेट पब्लिशर्स होते हैं, या फिर आपको कोई और पीडीएफ डाउनलोड करनी है, एक्स्ट्रा स्टडी करनी है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। क्योंकि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, चाहे जो टॉपर भी होता है ना, वो भी कभी 100% सिलेबस कवर नहीं कर पाता। 100% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किसी को नहीं पता होता, ठीक है। एग्जामिनर एग्जाम सेट ही ऐसा करेगा कि बच्चा उसमें फंसेगा, ठीक है। तो आप इसलिए कोशिश करो कि सब कुछ पढ़ने की बजाय वो पढ़ भी नहीं पाओगे, और एक बार रीडिंग करने से एग्जाम क्रैक नहीं होता। बेटर है कि जो कंटेंट आपके पास है सॉलिड, जो मैं बार बार एनसीईआरटी बोल रही हूँ, पहले उसको कवर कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे एनसीईआरटी से क्या ही हो जाएगा। देखो, वो लोग सिर्फ ना तो ऐसे लोग होते हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना दूसरे को पढ़ने देते हैं, ठीक है, कि हम तो कुछ कर नहीं रहे, तुम्हें भी कुछ नहीं करने देंगे। तो ऐसी लोगों की बातों पे ध्यान मत दो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जो हमारे पास अवेलेबल कंटेंट है, एटलीस्ट हम उसको इतना अच्छे से कर लें कि उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसमें से हमारा एक भी गलत ना हो। चाहे फिर आपका 60% पेपर हो रहा है, चाहे 80% हो रहा है। बाकी यकीन मानिए, एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनेंगे। कुछ टॉपिक अगर आपके ग्रेजुएशन या पीजी के आपके सिलेबस में है, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी भी कर ली, उसी को अच्छे से पॉलिश कर लिया और उसी को अच्छे से कर लिया, तो आपका एग्जाम बहुत शानदार जाने वाला है। बस कंडीशन ये है कि आप उसको कितना अच्छे से करते हो। सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है, हाथों से लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए, आई होप आपके जो डाउट्स हैं उनके काफ़ी हद तक मैंने आंसर्स दे दिए होंगे सेटिस्फैक्ट्री। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप ये वीडियो वर्दी रही होगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।